आज चैप्टर 2 पूरी तरह से क्लियर होने वाला है। अम्ल क्षार एवं लवण जो दूसरा चैप्टर है आपके साइंस का। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो ये चैप्टर आज क्लियर हो जाएगा, आपकी समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। इस जो चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर क्या है? दो एसिड, बेसेस एंड साल्ट, ये आज का टॉपिक है। ठीक है, एक ही वीडियो में पूरा कवर गया है। वीडियो हाँ थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, समथिंग में आधे घंटे की वीडियो होने वाली है, लेकिन इस वीडियो में ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आज के बाद आप अम्ल क्षार या लवण आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए पहला हम देखते हैं। पहला है कि अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है, एसिड किसे कहते हैं, अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये देख लीजिए। ऐसा यौगिक, याद रखिएगा, ऐसा यौगिक जिसे पानी में घोलने पर हाइड्रोजन आयन प्राप्त होते हैं या चायन देता है। ऐसा कोई यौगिक है जिसे हम पानी में घोलते हैं तो हमें एचायन प्राप्त होता है, उसे कहते हैं अम्ल कहते हैं। याद कर लेना, एकदम से आसान है कि जो जलीय विलयन में क्या देता हो, एचायन देता हो, हाइड्रोजन आयन देता हो, और उसका पीएच मान क्या हो, 10 से कम हो। अभी आगे पीएच मान पूरा की तो पूरा पढ़ाऊंगा आपको, तो वो क्या होगा, अम्ल होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलें, दूसरा देखें। अब आता है क्षार किसे कहते हैं, बेस जिसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है। और अम्ल क्या था, जलीय बेलन में हाइड्रोजन आयन देता था। और आपका क्षार क्या होता है, वो एच आयन देता है, मतलब ऋण आयन देता है। ठीक है, इसका पीएच मान क्या होता है, क्षार का पीएच मान होगा 7 से अधिक होगा। ठीक है, अम्ल का क्या था, कम था। अगर 7 तक है तो वो क्या होगा, उदासीन होगा। तो बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अगर आप इतना ध्यान देते हैं ये बातों पे तो पूरी तरह से ये चैप्टर आज क्लियर हो जाएगा आपको। क्षार अम्ल लवण आप भूलेंगे कभी नहीं। दो साइंटिस्ट थे, ब्रांस्टेड और लोरी। उनके अनुसार है क्षार वह एक पदार्थ है जो जलीय विलयन में क्या अम्लीय पदार्थों के साथ एच आयन देता है, यानी ऋण आयन देता है। ठीक है, अम्ल और क्षार क्लियर हो गया। अब चलिए देखते हैं साल्ट, लवण किसे कहते हैं। ठीक है, तो अम्ल धातु के साथ, अम्ल धातु के साथ मिलकर धातु को एक यौगिक बनाता है जिसे हम लवण कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, अम्ल धातु के साथ मिलकर धातु को एक यौगिक बनाता है जिसे हम कहते हैं लवण। इसका रिएक्शन देख लेते हैं। जेडन जिंक एक क्या है, धातु है, और प्लस अम्ल है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, क्लियर हो गया, रिएक्शन क्लियर हो गया। अब मेरे हिसाब से आपको अम्ल क्षार और लवण पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस चैप्टर है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपके पास नोटबुक हो तो आप नोट भी करते चलिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा, आपको 3 परख नलियाँ दी गई हैं, उसमें से एक परख नली में क्या है, अवशासित जल, और जो अलग 2 परख नलियाँ है उसमें क्या है, अम्लीय विलयन तथा क्षारीय विलयन। और आगे कह रहा है, यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है, सिर्फ लाल लिटमस पत्र, तो आप प्रत्येक परख नली में रखे पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। तो कोई बात नहीं, आसान है, चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, दिए गए लिटमस पत्र को बारी बारी से तीनों परख नलियों में डालना है। ठीक है, डालने के बाद क्या होगा, किसी एक परख नली में लिटमस पत्र नीला हो गया। चूंकि लिटमस पत्र नीला हो जाता है तो उसका मतलब होता है कि क्षारीय विलयन है, उस परख नली में क्षारीय विलयन होगा। अब शेष, अब आपके पास 2 परख नलियाँ और बची। ठीक है, जिसमें हम आप नीले पत्र को डालते हैं तो 2 स्थितियाँ हो सकती है। पहली स्थितियाँ क्या हो सकती है, लिटमस पत्र पुनः लाल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्लियर हो गया, अगर नीला हो जाता है आपका लिटमस पत्र तो क्या हो जाएगा, वो क्षारीय विलयन होगा। तो एक तो क्लियर हो गया। अब दूसरा है, यह तो लिटमस पत्र पुनः लाल हो जाएगा। ठीक है, और आपका दूसरा जो होगा, लिटमस पत्र नीला ही रह जाएगा। ठीक है, ये 2 स्थितियाँ हो सकती है। जिस प्रखनली में लिटमस पत्र लाल हो गया उसमें अम्लीय विलयन, तथा जिसमें अपरिवर्तित माने नीला ही रहेगा वह क्या है, अवशासित जल है। ठीक है, ये समझ में आ गया।
जिसमें लाल लिटमस पत्र लाल ही रहेगा कि वो क्या अम्लीय होगा। ठीक है। पीएच मान 1 से लेके ठीक है 6 तक होगा तो क्या होगा, अम्ल होगा वो। अगर उसका पीएच मान क्या है, किसी पदार्थ का 7 ही है तो वो उदासीन होगा। ठीक है। अगर 7 से ज़्यादा है तो वो होगा क्षारीय। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अक्सर देखते होंगे पीतल एवं तांबे के बर्तनों में नहीं रखा जाता, तो इसका जो आंसर होगा, कॉपर तथा जिंक का मिश्र धातु तथा तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि इसमें अम्ल मौजूद होते हैं जो इनसे अपक्रिया करके हानिकारक विषैले यौगिक टॉक्सिक कंपाउंड बनाते हैं, जिसके कारणवश ये खाने लायक नहीं रह जाते। अम्ल की अपक्रिया से धातु के बर्तन भी संक्षारित हो जाते हैं यानी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए नहीं रखते हैं। ये आपका आंसर अगर एग्जाम में आएगा तो आप 100% लिख देंगे। आप अपने नोटबुक में नोट भी कर लीजिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं, अगला क्या कह रहा है प्रश्न में। यहाँ पे देखिए, धातु के साथ अम्ल की अपक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की भी जांच आप कैसे करेंगे, ये पूछा जा रहा है। कोई बात नहीं, चलिए देखिए इसका उत्तर देख लेते हैं। क्या कह रहा है, धातु कह रहा है तो धातु क्या हो गया, जिंक। अम्ल के साथ अब क्रिया करानी है तो यह Cl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्या बनाएगा, जब दोनों का रिएक्शन होगा तो बनेगा आपका जिंक क्लोराइड। ठीक है, जिंक आपका इधर से निकल गया और क्लोराइड हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2HCl हो जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए हम 2HCl कर देंगे तो ये हो जाएगा ZnCl2 प्लस H2 गैस। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम 2HCl करेंगे तो 2H2 गैस निकल गया और 2 Cl था, तो जिंक के साथ क्या हो गया, 2 Cl हो गया, तो ये अभिक्रिया भी संतुलित हो गई। ठीक है, आगे देख लेते हैं दूसरा क्या है। मैग्नीशियम के साथ हम क्या सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, Mg के साथ SO4 हो जाएगा और H2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अम्ल धातु की अपक्रिया। ठीक है, आपको रिएक्शन भी समझ में आ गया, संतुलित कैसे करते हैं वो भी समझ में आ गया। अब जांच क्या होगी, जलती हुई माचिस की तीली परख नली के मुंह के पास ले जाने पर फट फट की जो आवाज आती है तो वो वह दर्शाता है कि हाइड्रोजन गैस क्या बनी है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, और आते भी हैं, ऐसे ही एग्जाम में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में आपके आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धातु यौगिक ये है जो तनु ये Cl में मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करती है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न गैस में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो अपक्रिया की संतुलित, यहाँ भी क्या कह रहा है, संतुलित यानी बराबर अपक्रिया लिखिए, केमिकल रिएक्शन लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं। धातु के यौगिक ये जो वहाँ पे ये था, ये हो गया। ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड का हम क्या करा देते हैं, रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ये Cl था तो हमने 2HCl लिख दिया यानी 2H हो गया, 2 क्लोराइड हो गया, इसका रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम निकल जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा, तो ये वैसे बनेगा कैल्शियम क्लोराइड। अब बचा आपके पास क्या, 2H बचा और 3 CO2 बचा, तो 2H और एक O हो जाएगा तो क्या बनाएगा, जल बनाएगा। और बचा आपके पास क्या, CO2, तो CO2 गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया, समीकरण भी संतुलित हो गया और आशा करते हैं आप समझ भी गए होंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, ये Cl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO ठीक है आदि में एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते, क्यों नहीं होते, यहाँ क्यों पूछा जा रहा है। तो आपको करना क्या, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HNO3 याद के जलीय विलयन में क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं, जिसके कारण वे अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक के जलीय विलयनों में एच आयन नहीं बनता, इसलिए अम्लता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते।
ठीक है, ये आप क्वेश्चन नोट डाउन करते हुए चलिएगा, बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एसिड और एसिड क्षार एंड बेस से। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालक करता है। ठीक है, आंसर होगा अम्ल का जलीय विलयन में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण क्या विद्युत धारा का प्रवाह होता है, चालन होता है। क्लियर होगा ये भी क्वेश्चन, 1 नंबर में आएगा तो आप ये क्वेश्चन को लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, अब अगला पूछ रहा है, शुष्क HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती। आपका आंसर होगा शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को इसलिए नहीं बदलती क्योंकि जल की अनुपस्थिति में HCl से हाइड्रोजन आयन अलग नहीं हो पाते हैं। ठीक है, ये जल का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, H2O। अगर H2O वहाँ पे नहीं रहेगा, जल नहीं रहेगा, तो H कहाँ से आएगा, इसलिए आयन अलग नहीं हो पाता है, अर्थात जलीय माध्यम में H आयन ही बनता है। अगला है, अम्ल को तनुकृत करते समय वह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। तो इसका जो आंसर होगा, क्योंकि जल में अम्ल एवं क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत उष्माक्षेपी होता है। जल में शांत नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। शांत अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण असफित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा है, कांच का पात्र टूट भी सकता है। तो ये जो प्रयोग है आप मत कीजिएगा, ये प्रयोग अपने टीचर की निगरानी में लैब में ही कीजिएगा, वह अन्यथा आपको कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। ठीक है, HNO3 जो कि बहुत हानिकारक केमिकल होता है, जो आपको खतरा पहुंचा सकता है, जला सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। ठीक है, अभी अगला था कि नहीं होती, इसमें हो रही कैसे प्रभावित हो रही। तो अम्ल के विलयन में जल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन मिलाने पर H2 के संयोग से H2 आयन बनाते हैं। अम्ल के जलीय विलयन को तनुकृत करने पर क्या बनता है, हाइड्रोजन आयन बनता है। अगला देख लेते हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में यानी NaOH विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं, अधिक मतलब अधिक मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में क्षारक मिलाते हैं, तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। ठीक है, तो आंसर इसका होगा जो है, आपका उत्तर होगा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, याद रखिएगा, के विलयन में अधिक अधिक क्षारक मिलान पे इसकी आयनता क्या होती, बढ़ जाती। ठीक है, अगला देखते हैं, दूसरा है, आपके पास विलेन ए और विलेन ए है, यानी दो विलेन है, एक ए है और एक बी है। ए विलेन का पीएच मान 6 है और बी का पीएच मान 8 है। तो किस विलेन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, इनमें से कौन सा अम्लीय है तथा कौन सा क्षारीय है। तो मैं आपको बता दूं, अगर 1 से लेकर 6 तक पीएच मान होता है किसी विलेन का, तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा। अगर 7 होता है तो वो क्या होगा, उदासीन होगा। और अगर 7 से ऊपर होता है तो क्या होगा, वो क्षारीय विलयन होगा। ठीक है, आंसर में, सॉरी, क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। ठीक है, तो ये जो होगा वो अम्लीय होगा और बी आपका होगा वो क्षारीय विलयन होगा। ठीक है, चलिए, ये क्लियर हो गया पूरी तरह से। अगर 1 से 7 तक होगा कोई विलयन का पीएच तो होगा अम्लीय, 7 होगा तो उदासीन, अगर उससे ऊपर होगा तो क्या होगा, क्षारीय। अगला देखते हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगला क्वेश्चन था ये आपका, तो उत्तर होगा, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है विलयन अधिक अम्लीय होता जाता है। क्लियर हो गया, अगला देखते हैं। ये सब एक एक नंबर में आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, याद रखिएगा। लिखा है, क्या क्षारीय विलयन में चयन होते हैं, अगर हाँ तो क्षारकीय क्यों होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हाँ, होते हैं, क्षारकीय विलयन में भी होते हैं, परंतु इसकी सांद्रता OH हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता से कम होती है। ठीक है, जिसके कारण यह विलयन क्षारकीय होता है। अगला है आपका, कोई किसान खेत की मृदा की किसी परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम
ऑक्साइड बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चाक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। ठीक है, किन परिस्थितियों में पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, समझ गए, कैल्शियम CaOH, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और कैल्शियम ऑक्साइड CO, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, जब खेत की मृदा क्या होती है, अम्लीय होती है, तभी किसान इसमें कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं ताकि मिट्टी उदासीन हो जाए या इसका पीएच परास खेती करने के युक्त हो जाए। उदासीन यानी खेत का जो पीएच मान हो क्या हो, 7 हो जाए और उदासीन हो जाए, जिससे कि परास की खेती हो सके। क्लियर है? अगला देख लेते हैं। लिखा है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। एक नंबर में पूछा जाता है, हमेशा कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, तो इसका नाम क्या है, विरंजक चूर्ण। ठीक है, CaOCl2 इसको क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला है, सूत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है, विरंजक चूर्ण बनाता है। तो वो क्या होगा आपका, शुष्क बुझा हुआ चूना। ठीक है, अगर शुष्क बुझे हुए चूने में क्या करेंगे, क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो वो आपका क्या बनाएगा, विरंजक चूर्ण बनाएगा। तो CaOH प्लस Cl2 इसको क्या होगा, CaOCl2, ठीक है, प्लस H2O, जल जल अलग हो गया। समझ में आ गया? रिएक्शन बैलेंस करना मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आगे वीडियो में डिटेल में बता दूंगा कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। कठोर जल से आप क्या समझते हैं, कठोर जल वो होता है जो साबुन के साथ जल्दी से अपक्रिया नहीं करता, झाग नहीं बनाता, वो कठोर जल होता है। सोडियम कार्बोनेट इसे धोने की सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, ये आपका था प्रश्न। तो आंसर क्या होगा, Na2CO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसे धोने का सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, आंसर क्लियर हो गया इसका। अगला देख लेते हैं, ये एक एक नंबर में जरूर आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ये आप याद रखिएगा बच्चों। अगला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इसकी अभिक्रिया लिखिए। तो ये देख लेते हैं, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 को गर्म किया जाता है तो अपघटित होकर क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो चलिए इसका अभिक्रिया करा देते हैं, उष्मा कर देते हैं NaHCO3 में। तो इसको 2Na कर देंगे बैलेंस करने के लिए। ठीक है, 2Na हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 C हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 6 हो गया। तो जो अपना रिएक्शन करेगा N2 हो जाएगा, CO3 हो जाएगा, N2CO3 हो गया। अब बचा क्या इधर, एक दो बचा CO2 और H2। ठीक है, हो गया। अब आगे देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। यहाँ पे लिखा है POP, जिसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसकी जो क्रिया करनी है किसके, जल के साथ करनी है। तो जल से के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनाएगा, जिप्सम बनाएगा। ठीक है, जिप्सम का सूत्र जो होता है, फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। ये क्या होगा, जिप्सम का सूत्र होता है ये। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, हाफ H2O होता है। ठीक है, हाफ H2O और प्लस 1.5 जल हो जाएगा तो ये हो गया 2H2O, जिप्सम बन जाएगा आपका। क्लियर है? ये एक नंबर में, 2 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसको आप याद करके चलिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होने वाली है, लेकिन इस वीडियो में आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रख के चलिएगा। अगला देखते हैं, एक नंबर में आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कोई विलेन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। आपको पहले ही पता है कि क्षारीय विलेन में लाल लिटमस पत्र क्या हो जाता है, नीला, और क्षारीय विलेन का पीएच मान 7 से ऊपर होगा, तो यहाँ डी ही 10 है। समझ गए? अगला देख लेते हैं, एक नंबर में आता है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक नंबर में आता है बोर्ड एग्जाम में, पहले ही 4 नंबर के जो एक एक क्वेश्चन होते हैं उनमें से ये होते हैं। ठीक है, अगला कर लेते हैं। देखिए दूसरा जो प्रश्न होगा आपका,
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को क्या कर देता, दूधिया कर देता। इस विलयन में क्या होगा? अब चूने के पानी को दूधिया कर देता है और अंडे के कवच में क्या होता है? तो अंडे के कवच में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करा के क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और CO2 गैस चूने के दूधिया कर देता है, चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो इसमें क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट अंडे के कवच में होता है, तो जब उसका अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे, HCl से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया 1 नंबर के। अगला देख लेते हैं। अब देखिए क्या है, NaOH का यहाँ पे कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 8 विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है यदि हम सेम NaOH को उसी विलयन में 20 ml ले, तो उदासीन करने के लिए कितना? तो यहाँ पे देखिए 16 हो जाएगा। वहाँ 10 ले रहे थे तो उदासीन कितना था? 8 था। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? 20 ले रहे हैं, तो उसका 16 हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्लियर है। यहाँ अगला क्वेश्चन है 1 नंबर में, उपज का उपचार करने के लिए, उपज का उपचार करने निम्न से कौन सी औषधि का उपयोग होता है? तो ये होता है एंटासिड। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा, एंटासिड होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, निम्न अभिक्रिया के पहले शब्द समीकरण लिखिए, उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। यहाँ पे आपको जो इक्वल समीकरण होता है, बराबर समीकरण, संतुलित समीकरण, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे तनु HCl दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया कराना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया कराना है, HCl का एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराना है, और HCl का क्या, आयरन के साथ भी अभिक्रिया कराना है। तो चलिए पहले इसको लिखते हैं, दानेदार जिंक यानी Zn, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो होता है फॉर्मूला H2SO4 होता है। ठीक है, इसका क्या करेंगे, अपना रिएक्शन कराएंगे तो जिंक क्या हो जाएगा, SO4 के साथ हो जाएगा, जिंक सल्फेट बना लेगा, उसके बाद हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा है देखिए, मैग्नीशियम पट्टी यानी Mg प्लस HCl, 2HCl, इसको बराबर करने के लिए हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, MgCl, 2 अलग हो जाएगा, बचाएगा क्या, हाइड्रोजन गैस बचेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, बराबर भी हो गई, संतुलित समीकरण हो गया। दूसरा क्या है, एल्युमिनियम, तो दो एल हो गए, 2 एल्युमिनियम हो गया, और यहाँ पे H2SO4 क्या हो गया, 3 हो गया, यहाँ 6H हो गया, और आपका यहाँ हो गया SO4 3, 12 हो गए। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, Al2 लिख दिया, और SO4 का होल साइज यहाँ भी 12 हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या है, लोहा। ठीक है, लोहा है, और आपका HCl है, तो ये लोहा आपका हो जाएगा क्लोरीन के साथ, तो क्या हो गया, आयरन क्लोराइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। समझ में आ गया। ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इसका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता, एक क्रियाकलाप द्वारा सिद्ध कीजिए। ठीक है, ये आपके बड़े क्वेश्चन हैं जो कि 3 नंबर में आते हैं, 3 नंबर 4 नंबर में आते हैं। ठीक है, एग्जाम में। तो अगर आप इसको पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, चलिए देखते हैं पूरा का आंसर, देखते हैं विधि क्या है इसका। इसका पहला जो पॉइंट होगा, ग्लूकोज, एल्कोहल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन लीजिए। पहला, एक कार्क में 2 कीले लगाकर कार्क को 100 ml बीकर में रख दीजिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अभी चित्र जो नीचे दिया गया है उसके अनुसार कीलों को 2 वोल्ट की एक बैटरी के साथ दोनों टर्मिनलों को बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। ठीक है, अब बीकर में थोड़ा तनु यानी HCl डालकर क्या विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। अगला पॉइंट इसी में है, आप स्विच ऑन कीजिए, आप देखेंगे बल्ब जल उठता है। इस क्रियाकलाप को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्थान पर बारी बारी से ग्लूकोज और अल्कोहल के विलयन के साथ करिए। अवलोकन, अब इससे निष्कर्ष अवलोकन क्या है, आप पाएंगे अल्कोहल और ग्लूकोज की स्थिति में बल्ब नहीं जलता, लेकिन विलयनों में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन नहीं बनता। निष्कर्ष, ग्लूकोज और अल्कोहल हाइड्रोजन आयन नहीं उत्पन्न होते। किसी विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है, इसलिए इन्हें अम्ल नहीं कहा जाता। ठीक है, क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। अब यहाँ पे देखिए, चित्र में देखिए क्या है, एक कील नुमा है, रबड़ का कार्क है,
कार्क में क्या लिखा है? जार में जो बीकर है उसमें क्या भरा है? तनु विलेन भरा है। तनु विलेन जो HCl का विलेन है। जिसको 2 कीलों के सहारे जोड़ दिया गया, ठीक है। इस बीकर में 2 कीले लगा दिए हैं और बोल्ट की बैटरी और बल्ब लगा दिया गया है और स्विच दे दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आप अपने घर पे बिना अपने टीचर के सहयोग के करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? आप चित्र को बना भी सकते हैं, अपने नोटबुक में आप चित्र को बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, असावित असावित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है? ये 2 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। तो असावित जल शुद्ध होते हैं जिसमें आयन नहीं होता। आयन होगा तभी वो क्या होगा, उसमें धारा प्रवाह होगा तथा विद्युत चालन करता है। विद्युत का चालन आयनों द्वारा होता है। अगर आयन होगा तो विद्युत का चालन होगा, शुद्ध जल होगा तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। वर्षा के जल में क्या थोड़ी मात्रा में क्या होता है, अम्ल होता है, क्योंकि वायु में उपस्थित SO2 प्लस NO2 गैस जल में मिलकर इसे अम्लीय बना देते हैं। ये अम्लीय में क्या HCl होगा तो आयन देगा, जिसके कारण क्या विद्युत धारा का चालन होता है। आप देखो बरसात के पानी में क्या होता है, बिजली उत्पन्न होती है, ठीक है। अगला होगा आपका, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? तो इसका जो सही आंसर होगा, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में अम्लों में एच आयन पृथक नहीं होते, इसलिए अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता। केवल जल की उपस्थिति में ही हाइड्रोजन आयन अलग हो पाते तथा अम्लीय अभिलक्षण दर्शाने के लिए आयनों का बनना जरूरी है। अगला है 5 विलेन दिए गए हैं ABCDE। जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH के मान क्रमशः 4, 1, 7, 9 एवं 11 प्राप्त होते हैं। तो कौन सा विलेन उदासीन है, प्रबल क्षारीय है, प्रबल अम्लीय है, दुर्बल अम्लीय है, दुर्बल क्षारीय है? पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। यहाँ पे 5 आपके क्या हैं, विलेन दिए गए हैं, ठीक है, सूचक दिए गए हैं, जिनकी आपको क्या दिया गया है, इनके पीएच मान दिए गए हैं। तो उनको क्या लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। ये क्या होगा, दुर्बल अम्लीय होगा, 1 है तो प्रबल अम्लीय होगा, 11 होगा तो प्रबल क्षारीय, 7 होगा तो पीएच मान उदासीन, अगर 9 होगा तो क्या होगा, दुर्बल क्षारीय, ठीक है। हो गया क्लियर? अब इसको क्या कहें हैं, आरोही क्रम में लिखो। तो सी क्या है आपका, सबसे बड़ा है, ठीक है, पीएच 11 है सी का। उसके बाद ई है आपका, ई का 9 है, डी का आपका 7 है, ए का आपका 4 है और बी का आपका 1 है, ठीक है। अगला दिया गया है, परख नली ए बी, 2 परख नली ए बी समान लंबाई की मैग्नीशियम पट्टी लीजिए। परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा परख नली बी में एसिटिक अम्ल डालिए। दोनों अम्लों की मात्रता तथा सांद्रता समान है, किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों? यह आपका क्वेश्चन है, आंसर भी इसका देख लीजिए आप। परख नली ए में बुदबुदाहट अधिक तेजी से होगी क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, एक प्रबल अम्ल है, ठीक है, जो पूर्णतः वियोजक होकर क्या हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोरीन आयन अधिक मात्रा में बनाते हैं। जबकि जबकि कह रहा है एसिटिक अम्ल जो CH3COOH एक दुर्बल अम्ल है जो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है क्योंकि यह कम विघटित होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्लोरिक अम्ल में क्या होता है, आयन ज़्यादा प्रबल होता है, इसलिए वो बुदबुदाहट देता है। अगला है, ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होता होगा? तो चलिए इसका समझते हैं आंसर। इसका उत्तर है उत्तर है दूध से दही बनने की प्रक्रिया में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल लैक्टोबैसिलस से क्या होता है, जीवाणु होता है, जिसकी वजह से क्या दूध फटके क्या दही बन जाता है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है जिसके कारण इसका पीएच मान 6 से कम हो जाता है। तो 6 से कम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रभाव पड़ता है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? अगला देख लेते हैं, 12 नंबर है, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है
2 पॉइंट दिए गए हैं। ताज़ा दूध के पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? दूसरा पॉइंट है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? ठीक है, तो चलो इसका आंसर देख लेते हैं। ताज़ा दूध के पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय इसलिए किया जाता है क्योंकि क्षारीय दूध अधिक समय तक खराब नहीं होता, इसलिए उसमें क्या बेकिंग सोडा मिला देते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपका। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट था। तो इसका हम क्या देख लेते हैं, आंसर भी देख लेते हैं। इसका जो दूसरे पॉइंट वाला आंसर होगा, इस दूध को दही बनने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि इस प्रक्रिया में बना लैक्टिक अम्ल पहले क्षारक को उदासीन करता है, फिर अम्लीय होता है, जिसके कारण दही बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। इस चैप्टर के पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया है इस वीडियो में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आंध्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, इसकी व्याख्या कीजिए। ये 4 नंबर में आपके एग्जाम में जरूर आते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इसका जो आंसर होगा, आपका उत्तर होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी को आंध्र मॉइस्चर प्रूफ बर्तनों में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्रता की उपस्थिति में जल को अवशोषित कर ठोस पदार्थ जिप्सम बनाती है, जिसके कारण इसमें जल के साथ मिलकर जमने का गुण नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या आंध्र रोधी बर्तन में रखा जाता है। ठीक है, तो फिर वही वाला अभी ऊपर जो मैंने बताया था प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसको क्या कर देंगे, हाफ H2O से मिला देंगे। ठीक है, 1 1 और आधा से मिला देंगे तो क्या बनेगा, जिप्सम बना देगा। जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, ये होता है फॉर्मूला आपका। ओके, अगला देख लेते हैं। उदासीनी अपक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। तो पहला, अम्ल और क्षारक की अपक्रिया से लवण एवं जल बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, उदासीनी अपक्रिया कहते हैं। चूंकि अम्ल एक्वा तथा क्षारक क्या होता है, अम्ल चयन देता है और क्षारक क्या वे चयन देता है। ठीक है, बनाते हैं। तो ये MX प्लस MOH इसका करा देंगे तो M क्या हो जाएगा, X के साथ हो जाएगा और जल बन जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ पे लिख लेंगे, हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड देख लो और नीचे क्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देख लो। तो यहाँ पे फिर वही होगा, जल बन जाएगा और क्या बन जाएगा, नमक बन जाएगा। ठीक है, NaCl एक साथ हो जाएगा और वो H उधर बचेगा, ये Cl वाला H इधर बचेगा, तो क्या हो जाएगा, NaCl प्लस H2O जल बन जाएगा। फिर इधर आपका दूसरा क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो OH क्या हो जाए, OH और H जल बन जाएगा, बचेगा क्या आपका KCl बने, KOH बनेगा। यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे KCl बनेगा। ठीक है, और H2O बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये लिख बनेगा आपका पोटेशियम क्लोराइड और बनेगा आपका जल। ठीक है, ये समझ में आ गया उदासीनी अपक्रिया, ये दोनों अपक्रिया है और 2 उदाहरण भी आपके क्लियर हो गए। अगर एग्जाम में आएगा तो आराम से लिख दीजिएगा, घबराइएगा नहीं। अगला है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख गुण बताइए, उपयोग बताइए। ठीक है, 2 उपयोग पूछा जा रहा है। धोने का सोडा बेकिंग सोडा में कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, कंफ्यूज नहीं होना है। धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है, का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज के उद्योग में होता है। ठीक है, जो धोने का सोडा होता है वो होता है कांच, साबुन एवं कागजों के उद्योग में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में सफाई के लिए होता है, ये होता है धोने का सोडा। ठीक है, एक बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, टार्टरिक अम्ल का मिश्रण। इसका उपयोग क्या होता है, सोडा अम्ल अग्निशामक जो फायर सिलेंडर में होते हैं, ठीक है, में भी किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। तो इस धोने के सोडे के 2 गुण और बेकिंग सोडे के 2 गुण क्लियर हो गए आपको। चलिए ठीक है, अगर वीडियो आप दोबारा देखते हैं, कहीं पे कोई पॉइंट में आपको दिक्कत होती है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, आपके सारी पॉइंट क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं आपके अगले चैप्टर में।